हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। वैसे तो फ़िलहाल आज ये लेक्चर 7 बजे होना था, रोज़ ही 7 बजे होता है, लेकिन आज किसी अर्जेंट काम से मुझे कहीं जाना है 7 बजे। तो इसलिए मैं ये क्लास आज कुछ देर पहले ही कुछ बता दे रहा हूँ, जिससे कि और ये क्लास मैं अभी रिकॉर्ड करके अभी अपलोड कर दूँगा, तो फिर आप लोग इसे बाद में देख सकेंगे। इसीलिए मैंने इसे आज पहले ही पढ़ा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि क्लास छूटे। भले ही कुछ चीज़ें आपके समझ में आएँ और वो आप उसे बाद में डिस्कस कर लें, क्योंकि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे वो थी हमारी एनवायरनमेंट। और उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, चाहे वो एथनोमेडिसिन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पर्यावरणीय मुद्दा हो। इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, या पर्यावरण के क्या मुद्दे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जब व्यक्ति पर्यावरण के प्रति या एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो जाता है, तो इस तरीके से जो आंदोलन शुरू होता है उसे हम एनवायरमेंटल मूवमेंट कहते हैं। और एनवायरमेंटल मूवमेंट ही आगे चल कर के जब बड़े स्तर पर रूप लेता है, तो वो समाज में आने वाले परिवर्तनों के लिए भी कारगर सिद्ध होता है। चाहे हम किसी भी आंदोलन को ले लें, चाहे वो चिपको हो या अपिको हो, किसी भी तरीके का जो पर्यावरणीय आंदोलन है, वो पर्यावरण के लिए तो लाभप्रद सिद्ध होता ही है, साथ ही साथ और भी तरीके की जागरूकताएं और चेतनाएं लेकर के आता है। भारत में ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हुए, पर्यावरण मूवमेंट हुए, जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक परिवर्तन किए, चाहे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो और चाहे वो चिपको आंदोलन हो। ये दोनों ही आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे। और जैसा कि कल हम लोग बात कर रहे थे इको फेमिनिज्म के बारे में, या पर्यावरणीय नारीवाद के बारे में, जो कि पर्यावरण से संबंधित है, उसमें एक चीज़ रह गई थी, वो आप लिख लीजिएगा। एक नाम है लीला दुबे। लीला दुबे का, ये लीला दुबे एस सी दुबे की पत्नी है। एस सी दुबे का नाम आपने सुना होगा। तो लीला दुबे एस सी दुबे की पत्नी है, और इनका एक बड़ा फेमस काम है जो अक्सर पूछा भी जाता है, सीड और अर्थ, यानी पृथ्वी और बीज। और ये पृथ्वी और बीज से ये जो बात दर्शाना चाहती हैं, जो बात दिखाना चाहती हैं, वो यही है कि किस तरीके से मनुष्य या मनुष्यों में जो महिलाएं हैं, जो मादा प्रकृति की महिलाएं हैं, वो किस तरह से बच्चों को जन्म देती हैं और बच्चों के पालन पोषण को आगे चलाती हैं। तो सीड और अर्थ के साथ एक बढ़िया सामंजस्य लीला दुबे दिखाती हैं। और कहीं न कहीं उनका कहना है कि जो पैट्रियार्की है, जो पितृसत्ता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो पैट्रियार्की कहीं न कहीं हिंदू सोशलाइज़ेशन में है। और उन चूँकि हिंदू रिलीजन पे स्टडी करती हैं, इसीलिए उनका कहना है जो हिंदू सोशलाइज़ेशन है, वो कहीं न कहीं एक बड़े हद तक इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। और इसीलिए, क्योंकि जैसे-जैसे ये चीज़ आगे बढ़ेगी, जैसे-जैसे हम देखेंगे कि भाई हिंदू सोशलाइज़ेशन के कारण समाज में और तमाम सारी चीज़ें आएँगी, तो यही यही महिलाओं का जो आंदोलन है वो और बड़े स्तर पर निकलेगा। इसी में एक नाम आपको और याद रखना चाहिए, जो कि है ए आर देसाई का नाम तो ख़ैर आपने सुना ही है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म के संदर्भ में। ए आर देसाई की भी पत्नी है जिनका नाम है नीरा देसाई। ये भी एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और यूँ कहें एक फेमिनिस्ट भी हैं, नीरा देसाई। इनका भी काम है ख़ासकर विमेन मूवमेंट्स को लेकर के। तो इनका भी काम वुमेन मूवमेंट्स पर है। वुमेन मूवमेंट से हमारा मतलब है किसी तरीके का वो आंदोलन जो कि महिलाओं द्वारा लड़ा गया या महिलाओं द्वारा नेतृत्व किया गया। तो कुल मिलाकर के ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं। शुरुआत में तो आप जैसे जानते हैं, हमने जब आंदोलन पढ़ रहे थे तभी भी हमने चिपको आंदोलन पढ़े थे। तो चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन जो है 1970 के आसपास शुरू होता है, और जो कि धीरे-धीरे देखते-देखते एक बड़े ह्यूज मूवमेंट के तौर पर बदल जाता है। और चिपको मूवमेंट में 2 नाम निकल कर के यहाँ पर सामने आते हैं। क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ था, ये जिनके नेतृत्व में हुआ था, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। और दूसरा नाम जो उसमें निकल कर के आया, उसे कहा गया चंडी प्रसाद भट्ट। उनका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें शायद चंडी प्रसाद भट्ट आए भी थे। तो ये 2 आंदोलन बड़े स्तर पर इन दोनों लोगों ने इसका नेतृत्व किया, और जो जैसा कि आपने पढ़ा है,
वो हुआ था यहाँ पर कि भाई उन्होंने कहा कि जो महिलाएँ हैं वो उस पेड़ों से चिपक गईं और उन्होंने कहा कि हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे। इसके बाद इसमें दूसरा मूवमेंट इसी से मिलता-जुलता जो निकलता है वो है अपिको मूवमेंट। अपिको मूवमेंट। अपिको मूवमेंट क्या कहता है? अपिको मूवमेंट शुरू हुआ था सेम जैसा कि चिपको आंदोलन है उसी तरीके से अपिको आंदोलन भी था। दोनों में अंतर बस इतना था कि चिपको आंदोलन जहाँ एक तरफ उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था, वहीं अपिको मूवमेंट कर्नाटक में शुरू हुआ था। और अपिको का मतलब होता है उनके लोकल कर्नाटक की भाषा में उसका मतलब होता है चिपकना, टू हगिंग द ट्रीज़, यानी अ, हम पेड़ों से चिपक जाएँगे। इसी अ, इस आंदोलन की जो बेसिक बातें थी वो 3 बातों पर आधारित थी। पहले नंबर पर आता है कंज़र्व, यानी जो चीज़ है, पहले तो हम उसकी रक्षा करेंगे। दूसरे नंबर पर निकल कर के आती है जो बात टू ग्रो, और जो नहीं है उसे उगाने की कोशिश करेंगे। और तीसरे नंबर पर जो बात निकल कर के आती है वो है इसका रैशनल इस्तेमाल, यानी तार्किक इस्तेमाल भी होना ज़रूरी है। तो पहला हो गया आपका कंज़र्व, ग्रो और रैशनल। ये तीनों बातें वो कहते हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं या फिर ये किस तरीके से हो रहा है, तो ये फिर आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। तो अपिको मूवमेंट शुरुआत होती है 1983 के आसपास, सितंबर 1983 में। सितंबर 1983 में ये आंदोलन चलता है और बड़े स्तर पर पेड़ों को महिलाएँ, बच्चे और बड़े सब लोग पेड़ों से गले लग कर के पेड़ों को हग करके खड़े होते हैं जिससे कि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। और इसी कारण से जो है अपिको मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। दूसरा आंदोलन इस पर आता है जो कि हम जिसके बारे में अक्सर बात करते हैं, नर्मदा बाँध बनाने को लेकर के जो पर्यावरण आंदोलन चलाया गया, कि जिससे कि नर्मदा बाँध जो है, जो बनने की बात हो रही थी, वो उसमें जो दिक्कतें आ रही थी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है नर्मदा पश्चिम की तरफ बहने वाली बहुत बड़ी नदी है और वहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और मध्य प्रदेश में होते हुए बड़ी लंबी, वो तो ख़ैर ज्योग्राफ़ी का हिस्सा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने एक गेंगेटिक प्लान के तहत नर्मदा डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कि 31 बाँधों का बनना सुनिश्चित किया गया कि भाई 31 बाँध बनेंगे और ज़ाहिर-सी बात है नदी के आस-पास का जो क्षेत्र होता है, उसके आस-पास बहुत सारे लोग निवास करते हैं और वो सारे लोग उस बाँध बनने के कारण विस्थापित हो जाते हैं, वो प्रक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसको विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि एक शब्द आता है जो आपने सुना है, जिसको कि माइग्रेशन कहा जाता है और दूसरा शब्द जिसे कि डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है या फिर विस्थापन कहा जाता है। यानी कि जब हम माइग्रेशन की बात करेंगे, तो माइग्रेशन जो है स्वेच्छा से होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है ज़बरदस्ती होता है। ज़बरदस्ती करने से हमारा मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि अपनी इच्छा से माइग्रेट नहीं कर रहा है, तो इस तरीके की चीज़ को जो है डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से हमारा मतलब है किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर देना। सरकार के अंदर जितनी भी नीतियाँ चलती हैं, सरकार के अंतर्गत आने वाली जो नीतियाँ हैं, उन सभी में बहुत बड़ी संख्या में लोग डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें विस्थापित कर दिया जाता है। तो नर्मदा नदी में भी जो कि आसपास के 1000 गाँव और लगभग 50,000 हेक्टेयर की कृषि भूमि जो थी, उससे प्रभावित हुई और जिसके कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन एक शुरू किया गया जिसका नेतृत्व मेधा पाटेकर कर रही हैं और लगातार जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए कार्यरत हैं और इसके साथ-साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, जो लगातार लगे हुए हैं जिससे कि पर्यावरण संबंधित जो चीज़ें हैं, वो बढ़िया हो सके। क्योंकि सरदार सरोवर और नर्मदा सागर डैम जैसे कि आपने देखा कि मतलब बड़े स्तर पर ये सब चीज़ें निकल कर के आईं, तो वो बहुत ऐसी जगह पर बनाए जाएँ, अभी वो एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया जो कि मेन बस्ती से बहुत दूर बनाया गया। उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि वो ऐसा ना हो कहीं कि उससे बहुत बड़ी जनसंख्या या बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, वो प्रभावित हो जाए। इसी कारण से आंदोलन जो है बहुत जो विकास प्रोजेक्ट होते हैं, उसे बहुत सोच समझ कर के किया जाता है। जो जैसे कल हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये भी होता है कि जो भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोगों को बिना प्रभावित किए और पर्यावरण को भी बिना प्रभावित किए
दोनों की ही बात करेंगे कि लोग भी ना प्रभावित हों और व्यक्ति भी ना प्रभावित हो। तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सतत विकास, जिससे कि भाई बिना लोगों को भी नुकसान ना हो, समुदाय का भी नुकसान ना हो, इस तरह की कोई भी चीज़ नुकसान ना पहुँचे, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसको लेकर के तमाम सारी एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ आईं और तमाम सारी चीज़ें ऐसी शुरू की गईं जिससे कि सरकार का ध्यान लोगों की तरफ आकर्षित हो, सरकार जो है धीरे-धीरे लोगों के हित में काम कर सके, चाहे वो किसी बाँध के संदर्भ में हो या फिर किसी और बात को लेकर के हो, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ एक जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो कि पर्यावरण और जंगलों पर निर्भर करता है, वहाँ पर एनवायरमेंटल पॉलिसी बनना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जो 1988 में जिसकी बात कल हम लोग कर रहे थे कि 1988 में जो पर्यावरण नीति बनी, उसमें ये बात रखी गई कि कहीं न कहीं जो 33% जो फ़ॉरेस्ट हैं, उन्हें क रखा जाए और डिफ़ॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई पे बहुत ध्यान से काम किया जाए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो जंगल हैं, वहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं। जनजातियाँ अपना डिस्टिंक्ट कल्चर वहाँ पर बचा कर के रखती हैं। तो इस बात को सहेजने के लिए, उनकी संस्कृति को सहेजने के लिए लगातार ऐसा किया गया। दूसरा, वनों के कटान से जो सबसे बड़ा खतरा निकला, वो डिफ़ॉरेस्टेशन तो प्रक्रिया है। डिफ़ॉरेस्टेशन तो वो बात है जिससे कि वनों का अंधाधुंध कटान हो रहा है। लेकिन इस डिफ़ॉरेस्टेशन के कारण जो पहला खतरा निकल कर के आया, जिसे कि क्या कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग। पेड़ों के अंधाधुंध कटान से पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ गया कि वो आगे चल कर के ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार हो गया। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, वो यहाँ पर दिखाई देता है हमें कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, अभी हम लोग उस बारे में बात करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो और चाहे तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कार्बन एमिशन हो। कार्बन एमिशन से क्या हुआ, वो भी कहीं न कहीं ओज़ोन लेयर के कमज़ोर होने का ज़िम्मेदार है। बात ये हुई कि जब पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुँचाया गया, वनों की लगातार कटाई की जाने लगी, तो एक बहुत बड़ा खतरा ये हुआ कि पृथ्वी का जो तापमान था वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है जिसे कि ओज़ोन लेयर कहा जाता है और जिसे O3 से दिखाया जाता है। तो ओज़ोन लेयर का काम ही है कि जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं, जो यूवी किरणें आती हैं, उन्हें रोके, पृथ्वी तक ना आने दे, क्योंकि अगर वो पृथ्वी तक आएँगी तो वो मनुष्य के शरीर को, मनुष्य की शारीरिक त्वचा को नुकसान पहुँचाएँगी। इसीलिए उन्हें अंदर आने से रोका जाए। लेकिन जैसे-जैसे ग्रीन हाउस गैसेज़ का इफ़ेक्ट बढ़ता गया, यहाँ पर आपको एक और एनवायरनमेंट की बात ध्यान रखनी चाहिए। एक गैस होती है जिसका नाम होता है सीएफसी, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ख़ास करके वैसे तो रेफ्रिजरेशन के कामों में बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। ख़ास करके जहाँ पर रेफ्रिजरेशन का काम होता है, जहाँ पर जो है हम देखते हैं कि का काम होता है ज़्यादा, कूलिंग का काम होता है ज़्यादा, वहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल के कारण क्या हो रहा है, धीरे-धीरे अगर आपने देखा हो, जो एसीज़ लगती हैं, एयर कंडीशनर्स लगते हैं, उन एयर कंडीशनर्स के लगने के कारण जो आउटडोर रखा जाता है और आउटडोर से जो गैस निकलती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो कि पृथ्वी का तापमान कई गुना तक बढ़ा देती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन के कारण क्या हुआ, धीरे-धीरे लोगों ने अपने भोग विलास के चलते एयर कंडीशन खरीदना शुरू किया और बेहतर चीज़ें लेने लगे, जिससे कि पृथ्वी में लगातार हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बन गया। ग्रीन हाउस गैसेज़ की क्या होती है, कुछ ऐसी गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को गर्म करती हैं और पृथ्वी के चारों तरफ एक ऐसा घेरा बनाती हैं जो कि पृथ्वी में आई हुई सूर्य की हानिकारक किरणों को निकलने से रोकती हैं, वापस जाने से रोकती हैं। उसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं और जो गैसेज़ इनके लिए ज़िम्मेदार होती हैं, उसे ग्रीन हाउस गैसेज़ कहा जाता है। वो कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी मीथेन, उसके बाद आती है कार्बन और अ, उसके बाद आता है जलवाष्प। जलवाष्प समझते हैं ना? जो भाप होती है या जो जलवाष्प होती है, जलवाष्प। और चौथे नंबर पर आता है ऑक्सीजन। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मीथेन हो, कार्बन हो, जलवाष्प हो और ऑक्सीजन हो, ये सारी चीज़ें मिल कर के ग्रीन हाउस गैसेज़ का निर्माण, इस ग्रुप को ग्रीन हाउस गैसेज़ कहा जाता है, जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं, जिससे लगातार हम देख रहे हैं कि जो हमारी ओज़ोन लेयर थी या हमारी ओज़ोन परत थी, वो लगातार कम होती जा रही है, जिसके कारण जिसके कारण सबसे बड़ा खतरा निकल कर के ये आया है भाई
कि हम हमारे देश में जो ग्लेशियर हैं या जो पृथ्वी पर पूरे ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगे हैं और एक बड़े लेवल पर उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए हर देश इस बारे में बात करता है कि कहीं न कहीं हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा। ऐसा कहा गया कि अगर ये गैसेज़ नहीं कम हुई तो पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है और इससे आपने देखा ठंड भी ज़्यादा हो रही। तो एक तो ये हुआ डिफ़ॉरेस्टेशन का कारण कि भाई इससे जो हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, वो बढ़ रहा है। पृथ्वी पर जो हरित गृह प्रभाव है, वो बढ़ रहा है। और दूसरे नंबर पर हमने देखा जो बहुत बड़ा खतरा आया निकल कर के, जिसको कि हम कहते हैं लैंडस्लाइड, यानी कि अपरदन, मृदा अपरदन। क्योंकि पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बाँध करके रखती हैं, मिट्टी को रोक करके रखती हैं। लेकिन जब मनुष्य ने विकास की अंधी दौड़ में धीरे-धीरे पेड़ काटने शुरू किए, तो उसने बिना इस बात का ध्यान रखे कि इससे पेड़ों को क्या नुकसान होगा, इससे व्यक्ति को क्या नुकसान होगा, उसने खूब सारे पेड़ काटना शुरू कर दिया, जिससे कि लैंडस्लाइड का खतरा निकला, अपरदन का खतरा निकला। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि हिमाचल प्रदेश पूरी तरीके से तबाह हो गया, पूरी तरीके से परेशान हो गया। पिछले 2 सालों में आपने देखा कि 3 से 4 बार भूकंप आ चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी घटनाएँ मनुष्य के पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील होने के कारण या मनुष्य के पर्यावरण के प्रति धीरे-धीरे गैर ज़िम्मेदार हो जाने के कारण ही ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के जैसे मैंने आपसे बताया बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो ओज़ोन लेयर का कम होना हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ज़्यादा होना हो, क्योंकि इसीलिए हर सारे देश ने क्या किया कि भाई हम जो है बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा इसके लिए भाई बैठकें होती हैं, इसके लिए बहुत सारे जो है चीज़ें चलाई जाती हैं, चाहे वो सम्मेलन होना हो कोई, चाहे वो कोई किसी बात पर ट्रीटी होनी हो, वो सारी इसी बात को लेकर के होती हैं कि ओज़ोन लेयर जो कम हो रही है, वो क्योंकि अगर ओज़ोन लेयर कम हो जाएगी, तो ये आगे चल कर के बहुत बड़ा खतरा होगी, जिसका एक प्रमुख कारण हम देख ही रहे हैं कि भाई वर्षा ऋतु प्रभावित हो रही है। जो वर्षा पहले सही समय पर होती थी, बारिश जो सही समय पर होती थी, अब वो अलग-अलग समय पर हो रही है। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ी दिक्कत है, जिससे कि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा जाता। दूसरा यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी जिसको कि हम कहते हैं अम, अरे क्या कहते हैं उसको? ख़ैर अभी याद आएगा तो बताएँगे, ठीक है? मतलब विकास जनित जो विस्थापन हो रहा है उसे रोकने के लिए हाँ, सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका अर्थ है कि हम क्या करेंगे भाई, हम जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो योजनाएँ लगाना चाहते हैं, जो कोई नई मशीनें लगाना चाहते हैं, नए उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, वो शौक से लगाएँ, लेकिन उनके कारण से किसी तरीके से कोई चीज़ प्रभावित ना हो, उनके वजह से कोई मतलब जो मज़दूर हैं, उनका पर्यावरण प्रभावित ना हो, जिससे बचने के लिए वो क्या करते हैं सीएसआर इस प्रक्रिया को सीएसआर कहते हैं, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उन्हें मान लो 500 करोड़ का कोई बिज़नेस शुरू करना है, तो उस 500 करोड़ में से 2%, 3%, 4% जितना भी उनका रेट सरकार तय करेगी, उतना पैसा उनको सीएसआर में देना पड़ेगा, यानी उतनी ज़िम्मेदारी उन्हें उस गाँव की उठानी पड़ेगी, चाहे उस गाँव के पानी को लेकर के हो, चाहे वो उस गाँव के पर्यावरण को लेकर के हो, ऐसी तमाम सारी बातें जो कि सीएसआर के अंतर्गत आती हैं। आप बस ये टर्म समझ लीजिए कि सीएसआर क्या होता है। इसी से एक और बात जो निकलती है क्योंकि जैसे-जैसे भाई इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, वो तो धीरे-धीरे हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। तो धी इसी के कारण क्या हुआ, हमने देखा कि जैसे-जैसे इस इंडस्ट्रीज़ लगने के कारण मनुष्य का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होने लगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा होने लगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी से हमारा क्या मतलब है भाई? टेक्नोलॉजी कोई ऐसी चीज़ है जो मनुष्य का काम आसान कर दे। पहले जो चीज़ बहुत कठिन तरीके से कर पाता था व्यक्ति, अब वो बहुत आसान तरीके से कर लेता है। यही तो टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का सीधा-सीधा सा मतलब ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर संसाधन तो बहुत सारे हैं, सुविधाएँ तो बहुत सारी हैं। मनुष्य ने अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सरल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं वो बहुत अच्छा जीवन नहीं जी पा रहा है। उसके साथ बीमारियाँ, उसके साथ दुःख और ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। पहले नंबर पर एक बात आती है जिसको कि हम कहते हैं प्रोडक्शन, जो कि आप जानते हैं कार्ल मार्क्स चूँकि आपने पढ़ा हुआ है। और दूसरे नंबर पर जो इस चीज़ का दूसरा पहलू है, जिसको कि हम कहते हैं कंज़म्पशन, यानी प्रोडक्शन एंड कंज़म्पशन। प्रोडक्शन यानी किसी चीज़ का उत्पादन करना और कंज़म्पशन यानी किसी चीज़ को कंज़्यूम करना, किसी चीज़ का उपभोग करना। तो जो प्रोडक्ट
बनाता है या प्रोडक्शन करता है उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है, और जो कंज़्यूम करता है उसे कंज़्यूमर कहा जाता है। कंज़्यूमर से हमारा मतलब वो व्यक्ति है, हम सभी लोग किसी न किसी तरीके से कंज़्यूमर हैं। किसी न किसी तरीके से जो है एनवायरनमेंट को, या एनवायरनमेंट के चाहे वो प्राइमरी प्रोडक्ट हो, चाहे सेकेंडरी प्रोडक्ट हो, कहीं न कहीं हम अपनी ज़रूरतों के लिए उस पर डिपेंड हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी हो, इवन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए जिसका नाम है मैकडॉनलाइज़ेशन। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर तो आप सभी ने खाया ही होगा। तो मैकडॉनलाइज़ेशन जो एक कॉन्सेप्ट है, जिसका सीधा-सा मतलब है कि मैकडॉनलाइज़ेशन का अर्थ है कि इसी इसी कॉन्सेप्ट, पहली बात समझ लो किसने दिया है। ये कॉन्सेप्ट दिया है जॉर्ज रिट्ज़र ने। मैकडॉनलाइज़ेशन दिया है जॉर्ज रिट्ज़र ने। इनका कहना है कि जब हम देखते हैं किसी मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट में जा कर के, जब हम देखते हैं किसी मैकडॉनल्ड की जगह पर जा कर के, तो हम देखते हैं कि एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही तरीके की बातचीत कर रहे हैं, एक ही तरीके का प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। इसके लिए आप एक मूवी भी है मैकडॉनलाइज़ेशन पे, जिसका नाम है मैकडॉनलाइज़ेशन, नाम से मूवी भी है। तो उसे भी अगर आप समय मिले पेपर बाद तो देखिएगा। तो उसमें वो कहता है कि जो मैकडॉनल्ड्स है, वो कहता है मैकडॉनल्ड्स क्या है? मैकडॉनल्ड्स एक सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी खाली पेट आए हुए व्यक्ति को भरे पेट भेजने का। यानी टू बीइंग हंग्री टू बीइंग फुल, जो सबसे बढ़िया अड्डा है वो क्या है? मैकडॉनल्ड्स। इसमें आपको कोई रेस्टोरेंट नहीं ओपन करना, आपको कोई क्रॉकरी नहीं देनी। अगर आप कभी मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने गए हो, तो वहाँ पर कोई वेटर नहीं होता है। मतलब आप देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन फूड चेन इन्होंने बनाई हुई है, कि वहाँ पर कोई वेटर नहीं है। वहाँ पर कोई गिलास, टेबल, कुर्सी, चेयर, कोई खर्चा नहीं। इन्होंने अपना एक स्टोर लगाया हुआ है, एक काउंटर लगा लिया मैकडॉनल्ड नाम से। आपको बर्गर खाना है, आप जाइए, खरीदिए, खड़े रहिए, कागज़ में लपेट के बर्गर दे देंगे, आप खाओ, यहाँ खाओ, घर ले जाओ, जैसे मन है वैसे खाओ। वहाँ उनके पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं, कोई प्लेट, काँटा, चम्मच, छुरी कुछ नहीं। और बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया, और मैकडॉनल्ड्स आज आप देखते हैं कितनी बड़ी कंपनी के रूप में उभरी है। तो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब इसी टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करें, तो अभी एक मूवी आई थी अगर आपने देखा हो, जिसका नाम था रोबोट 2.0, जिसमें अक्षय कुमार और अक्षय कुमार था शायद। हाँ, तो अक्षय कुमार ने बताया कि किस तरीके से मोबाइल नेटवर्क लग जाने से पक्षी मर रहे हैं, और उस टाइम एक बीमारी चली भी थी जिसका नाम था बर्ड फ्लू। तो नेटवर्किंग डिज़ास्टर एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उभरा है, क्योंकि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जैसे-जैसे तकनीक बढ़ता गया, वैसे-वैसे मनुष्यों ने भी क्या देखा, मनुष्यों ने देखा कि हाँ भाई, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, इनकी दिक्कतों का सामना कैसे किया जाए? इनके लिए भाई हमें तो कोई टेक्नीक, मतलब एक टेक्निकल दिक्कत से बचने के लिए दूसरे टेक्निकल चीज़ का सहारा लिया जाने लगा। तो वैसे तो बहुत सारे पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स आए कि भाई हर किसी के जीवन को सरल बना दिया, फूड प्रोडक्शन बढ़ा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर दिया, हेल्थ केयर इम्प्रूव कर दी, सैनिटेशन इम्प्रूव कर दिया। लेकिन इसके बावजूद एनवायरमेंटल जो इसका प्रभाव था, या नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट था, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये इसी वजह से थे, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज़ पॉल्यूशन हो, कार्बन एमिशन हो, ये सब तरीके की चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पर्यावरण प्रदूषण के चक्कर में धीरे-धीरे बढ़ती गईं। अब अगर बात करें कंज़म्पशन की, क्योंकि भाई ये हो इसीलिए तो रहा है कि हम ज़्यादा कंज़म्पशन कर पाएँ। ज़्यादा जब हम कंज़्यूम करेंगे, भाई वो कंपनियाँ अपने लिए तो बनाती नहीं हैं, वो बनाती तो हमारे ही लिए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कंज़म्पशन बंद कर दें अगर। अगर हम थोड़ा-सा कंज़्यूम करना कम कर दें, जो बात हम कर रहे थे, गांधीयन एनवायरमेंटलिज़्म अगर आप देखेंगे, या गांधी का पर्यावरणवाद देखेंगे, तो गांधी कह रहे हैं कि हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो स्वदेशी होंगी। जिनमें पहली बात तो बहुत ज़्यादा कोई चमड़ा नहीं इस्तेमाल करेंगे, या हम कोई ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे जिसमें जीवों की हत्या की जाती हो। तो कंज़म्पशन को लेकर के गांधी जी भी बात करते हैं, और वैसे तो कंज़म्पशन आपने पढ़ा ही है, क्योंकि जैसे-जैसे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बढ़ेगा, जैसे-जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हम देखेंगे प्रोडक्शन को कंज़्यूम करने के लिए जो चीज़ चाहिए, उसे हम कंज़म्पशन कह देंगे। तो कंज़म्पशन का सीधा-सा मतलब है कि जब जितना बड़ा मास प्रोडक्शन होगा, उतने ही बड़े लेवल पर उसका कंज़म्पशन भी होगा, और कंज़्यूमरिज़्म धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर एक और आता है जिसको कि हम कहते हैं मार्केट सिस्टम, यानी बाज़ार व्यवस्था। तो मार्केट सिस्टम क्या काम करता है? मार्केट सिस्टम का काम है कि हम धीरे-धीरे लोगों को बाज़ार का आदी बनाएँ, और उन्हें बाज़ारीकृत अर्थव्यवस्था दिखाएँ। अब आपने देखा कि पहले तो भाई कपड़े, चलो शुरुआत हुई कि कपड़े डिलीवर हो जाएँगे घर पर। फिर आपने देखा कि नहीं-नहीं चलो राशन भी डिलीवर हो जाएगा घर पर। फिर आपने देखा नहीं-नहीं बना-बनाया खाना भी डिलीवर हो जाएगा घर पर।
आपने देखा कि सारी कुछ चीज़ें घर पर ही डिलीवर हो रही हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि मार्केट जाना बंद कर दो, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सारा घर का सामान 7 मिनट के अंदर ला कर के दे देंगे ब्लिंकिट पे। कहने का सीधा-सा तात्पर्य ये है कि अगर कोई जो मार्केट है, मार्केट लगातार इसी को तो मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। तो मार्केट इकोनॉमी क्या कर रही है? मार्केट इकोनॉमी लगातार वो काम कर रही है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूमर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट किया जा सके और यही लोग क्या करेंगे? यही लोग आगे चल कर के उन लोगों जो बाकी लोग हैं, उनसे इस बात की चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे कि भाई देखो ये हम तो इससे मँगाते हैं और धीरे-धीरे वो एक क्लास बन जाएगा और इसी के लिए मैक्स वेबर 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, लाइफ चांसेस एंड सेकंड इज़ लाइफ़स्टाइल। लाइफ चांसेस और लाइफ़स्टाइल यानी जीवन शैली और जीवन अवसर कि किसी व्यक्ति के पास जीवन अवसर कितने हैं और किसी व्यक्ति के पास जीवन शैली कैसी है। इसी को हम जो है लाइफ चांसेस और लाइफ़स्टाइल कहते हैं। तो हमने ये देखा कि धीरे-धीरे डिफ़ॉरेस्टेशन बढ़ा, धीरे-धीरे डिफ़ॉरेस्टेशन के बहुत सारी चीज़ें बदलीं और इस डिफ़ॉरेस्टेशन के होने से बहुत बड़े लेवल पर बीमारियाँ भी आने लगीं, बहुत बड़े लेवल पर हमने देखा कि पर्यावरण की क्षति पहुँचने लगी। चाहे वो बाँध बनने से हो, चाहे वो पेड़ों के अंधाधुंध कटने से हो, चाहे वो किसी अन्य बात को लेकर के हो, ठीक है? और क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके के संसाधन हैं। एक तो हैं वो संसाधन जो क्षय हो जाएँगे, जिन्हें कि क्षय संसाधन कहते हैं और दूसरी तरफ अक्षय संसाधन, ये अक्षय कुमार वाला अक्षय नहीं है। तो अक्षय संसाधन वो हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे सूर्य की ऊर्जा, कभी ख़त्म होगी? कभी नहीं ख़त्म होगी। पवन, पवन चलना बंद होगी? नहीं। सूरज बंद होगा? नहीं। तो इसीलिए जो हमारी प्रयास होना चाहिए और जबकि अगर हम देखें क्षय संसाधन में कौन-सा आएगा? पेट्रोल खत्म हो जाएगा, है ना? या पानी खत्म हो जाएगा, स्वच्छ पानी या नेचुरल गैस खत्म हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा धीरे-धीरे प्रयास ये किया जा रहा है कि गाड़ियों को सीएनजी से चलाया जाए या गाड़ियों को इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाए, ज़्यादातर प्रयास ये किया जा रहा है। और ये सारे प्रयास इसीलिए किए जा रहे हैं जिससे कि मनुष्य क्या हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए और ये सारी बातें तभी से होना शुरू हुई जब से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात शुरू हुई। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना आता, तो फिर ये सारी चीज़ें भी नहीं होती क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। डिग्रेडेशन मान जानते हैं? डिग्रेडेशन से मतलब होता है पर्यावरण का क्षय होना या पर्यावरण को नुकसान पहुँचना। धीरे-धीरे हमने देखा कि पर्यावरण खतरे में आ रहा है और लगातार जब पर्यावरण खतरे में आएगा भाई, तो ज़ाहिर-सी बात है मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, ओज़ोन लेयर कम हो जाएगी या जो है तो इन्हीं सब बातों को लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है और मुद्दा उठता है यूनाइटेड नेशन में कि सस्टेन कैसे कर पाएँगे हम आने वाली पीढ़ी के सामने हम कैसे मतलब जाएँगे या उन तक चीज़ों को कैसे पहुँचाया जाए, तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने कल ही बात कर ली थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इसके 17 गोल्स हैं, वो गोल्स अगर आपको चाहिए होंगे तो हम आपको लिखवा भी देंगे और लेकिन मुझे लगता है क्योंकि 17 याद करने ज़रूरी नहीं है, बस पढ़ लेना एक बार कि उसमें कोई ट्रिक लगा लेना कि कैसे इसे याद किया जाए तो इस उससे जो है आप थोड़ा-थोड़ा समझ जाएँगे। अच्छा, इसके बाद जो बात आपको समझनी चाहिए, वो ये है हुँ, तो कुल मिलाकर के ये जितनी भी चीज़ें जो पर्यावरण में आप देख पा रहे हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि पर्यावरण को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पर्यावरण से ही और आपका समाज चल रहा है, तो चाहे वो सोशल और कल्चरल इकोलॉजी हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो जेंडर एनवायरनमेंट हो, चाहे एनवायरमेंटल मूवमेंट हो, कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन पर लगातार पड़ता रहता है। अब इसमें लगभग मुझे लगता है कि जो इस यूनिट 7 में जो टॉपिक्स हैं, वो लगभग धीरे-धीरे सारे-सारे हो गए हैं। उसमें एक छोटा-सा टॉपिक है जिसका नाम है डिसेबिलिटी। उसमें हम आपको बता दें डिसेबिलिटी और कुछ भी नहीं, कुछ भी ना कर पाने की एक चीज़ है जिसको कि डिसेबिलिटी कहा जाता है, जिसको कि अक्षमता कहा जाता है। यानी कुछ भी ना कर पाना एक अक्षमता है, ठीक है? इसके अलावा जितने भी तरीके के परिवर्तन आए हैं, वो लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको थोड़ा-थोड़ा बता दी हैं। उससे ज़्यादा इससे इस यूनिट से कुछ ज़्यादा आना भी नहीं है, तो यूनिट 7 का जो पोर्शन है, वो लगभग-लगभग मेरी तरफ से ख़त्म है। कोई ऐसा लगाने में कोई क्वेश्चन बीच में आएगा या कुछ फँसेगा, तो हम लोग उसे समय के साथ देख लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो दूसरी बात मुझे आपसे करनी है, वो ये है कि आपके पेपर की स्कीम आ गई है, जिसमें आपका पेपर निश्चित हुआ है 13 दिसंबर को, यानी 13 दिसंबर को आपका नेट का पेपर है और आज अगर मैं सही हूँ,
तो तारीख हो गई है 17 नवंबर। कुल मिलाकर के अब कुछ संडे, कुछ छुट्टी निकाल कर के जो है, वैसे तो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन अगर मुझे जाना ना होता तो मैं ये क्लास रिकॉर्ड कभी नहीं करता, आपसे बात करता। लेकिन कोई नहीं, कल हम लोग बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि 13 दिसंबर को आपका पेपर है, तो आप ये मान के चलिए आपके पास 10 दिसंबर तक का समय है, और आज 17 है तो आप इसको 20 मान लीजिए। यानी 20 से 10, 30 और 10, आपके पास मात्र 20 दिन का समय है, और 20 दिन में आपके पास यूनिट कितनी है? 20। बिल्कुल सरल तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आप अगर फ़ॉलो करना या ना करना आपका काम है। ख़ास करके 20 यूनिट में जो मैं फिर कह रहा हूँ, जो आपका थिंकर वाला पोर्शन है, जो आपका रिसर्च वाला पोर्शन है, जो आपका रूरल अर्बन वाला पोर्शन है, जो आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है, ये 4 यूनिट, और थोड़ा बहुत फैमिली मैरिज एंड किनशिप या इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो तो बेसिक में ही आ जाएँगी। लेकिन अगर देखें तो एक यूनिट, एक आपका जो है थिंकर, रिसर्च, रूरल अर्बन, कॉन्सेप्ट और फैमिली मैरिज किनशिप। कुल मिलाकर के ये 4-5 यूनिट अगर आप देख लेते हो तो मुझे लगता है इट विल कवर मोर देन 80% ऑफ योर सिलेबस। तो अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी लाभप्रद होगा। प्लस जितनी बुक्स मैंने आपको बताई हैं वो, प्लस जितना जो है एमसीक्यू मैंने आपको बताया है वो, जितने पेपर लगवाए हैं वो, और जितना चैनल से आपने एक्स्ट्रा कुछ नोट किया है वो। सीधी-सी बात है, बहुत सरल, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे, आपको उतना ही आएगा। और पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें, एक तो एमसीक्यू और एक पीवाईक्यू। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आप अदर्स जगहों से लेते हैं, और पीवाईक्यू यानी जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने शुरू किए हैं। तो इन्हें कोशिश करिए जल्दी से जल्दी खत्म कर लीजिए, आपके पास समय बहुत कम है। फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, उसका भी पेपर लगाइए, और सेकंड पेपर का भी पेपर लगाइए। अब समय वो आ चुका है कि अब आपके पास पढ़ने का समय नहीं है। अगर आप ये सोचें कि हम कोई नई चीज़ पढ़ लें, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप फर्स्ट पेपर लगाएँ, साथ ही साथ सेकंड पेपर लगाएँ। मैं ये बहुत कारगर नुस्खा बता रहा हूँ। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि हर दिन फर्स्ट पेपर के 100 क्वेश्चन, मतलब 2 पेपर, 50 सुबह 50 शाम, और सेकंड पेपर के 200 क्वेश्चन यानी 100 सुबह और 100 शाम। इतना अगर आप कर लेते हैं, भले आपके लगाए हुए हों, जो दोबारा रिपीट कर जाइए, कुछ क्वेश्चंस हम भी एक्स्ट्रा लगवा देंगे। इतना पर्याप्त होगा मुझे लगता है। तो आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए जल्दी पढ़ाई है। कल से नियमित 7 बजे ही चलनी चलनी है क्लासेस। तो हम लोग कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।